नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पॉलिटिक्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे राहुल गांधी के बारे में। क्या कांग्रेस को दूसरा राहुल गांधी मिल गया है? क्या कांग्रेस को 2024 की सत्ता की चाबी मिल गई है? उसको लेकर अभी पूरे साउथ इंडिया में हम लोग भ्रमण कर रहे थे आने वाले चुनाव को लेकर, तेलंगाना, कर्नाटका। तो अभी साउथ इंडिया में क्या माहौल चल रहा है और नॉर्थ इंडिया में क्या माहौल चल रहा है, इसका मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जब जब भी कांग्रेस पूरे देश में कमज़ोर हुई है, तो कांग्रेस का जो उदय दोबारा से हुआ है वो साउथ इंडिया से हुआ है। चाहे वो इंदिरा गांधी का ज़माना हो, राजीव गांधी का ज़माना हो, या फिर बाद में सोनिया गांधी का ज़माना हो, या वर्तमान की परिस्थिति को भी देख ले तो। और दूसरा फैक्ट ये है कि जब से अपोजिशन मजबूत हुई है, मतलब कांग्रेस की अगर सत्ता देखें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद, जब भी भारत में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हुई, एक अपोजिशन फॉर्म हुआ, उसके बाद से आज तक कोई भी आदमी 10 साल से अधिक प्रधानमंत्री यानी 2 टर्म से ज़्यादा पूरा नहीं कर सका है। और इस बार मोदी जी का 2024 में दूसरा टर्म आने वाला है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना और कर्नाटका को लेकर। कर्नाटका में जीत के बाद कांग्रेस गदगद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोने की खदान बोली जाती है कर्नाटका को, फाइनेंस और पैसे के मामले में, क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप बस कर्नाटका में आपकी सरकार है तो आप पूरे देश में अपनी पार्टी के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये एक बात है। तो कर्नाटका तो बीजेपी के हाथ से चली गई, और कर्नाटका जाने के साथ साथ साउथ इंडिया से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अगर विधायकों की बात करें तो सिर्फ 4 विधायक अभी तमिलनाडु में बीजेपी के रह गए हैं, बाद बाकी बीजेपी वाइप आउट है साउथ इंडिया से। यहाँ 150 करीब लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, मतलब 150। और आपको कितनी 100 सीट और चाहिए होता है किसी को सरकार में आने के लिए, और 150 पे तो बीजेपी कहीं है ही नहीं। तो ये कितनी एक बड़ी बात है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई भी नॉर्थ इंडिया या हिंदी बेल्ट वाली पार्टी हिंदी बेल्ट में कमज़ोर होती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो उसके लिए चाहे अलायंस के रूप में हो, चाहे अपने खुद के पार्टी के रूप में हो, वो साउथ इंडिया से वो रास्ता खुलता है। अब बात करना भी तेलंगाना की। तेलंगाना में जो अभी वहाँ के पीसीसी चीफ हैं रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने एक यात्रा निकाल के अपना पावर दिखाया था। उसका जो रिज़ल्ट है अब दिख रहा है। अब लोगों को ये लग रहा है कि डीके शिव कुमार जी ने लगातार 2 साल मेहनत किया, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन किया कर्नाटका में, जो दमखम दिखाया, जो लीडरशिप दिखाई, वो अगर तेलंगाना में हो गया तो तेलंगाना में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में अभी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2 जो आपसी दल हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है, तो उन दोनों के बीच में फाइट है। डायरेक्ट कांग्रेस वहाँ फाइट में नहीं है, लेकिन वहाँ बीजेपी के लिए भी कुछ नहीं है, एक भी सीट का कुछ फ़ायदा नहीं दिखता रहा है। लेकिन केरल में कांग्रेस मजबूत है, तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में तो अभी आपने देखा ही, और तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है। आंध्र प्रदेश छोड़ के साउथ इंडिया की सारे जगहों पर कांग्रेस मजबूत है, और बीजेपी का यहाँ बंटाधार हो चुका है। अब बात करेंगे कि जो फाइनेंस वाला मामला आता है कर्नाटका को लेकर, ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कर्नाटका एक बड़ा स्टेट है, रिच स्टेट है, माइंस है बहुत सारे। तो पॉलिटिकली ये राज्य किसी भी पार्टी को अधिक सपोर्ट करता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ के चुनाव भी बहुत खर्चीले होते हैं दोस्तों। अगर एक विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली जैसे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए उसका चुनावी खर्चा, अगर मान लेते हैं कि वैसे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो चुनावी गाइडलाइन होते हैं इलेक्शन कमीशन के, और हमको पता है कि ये 50 लाख, कभी कभी 1 करोड़, कभी कभी 5 करोड़, 1-2 स्टिंग ऑपरेशन में हमने देखने को मिला था। 1-2 लीडर बोल रहे थे कि अगर आपको सांसदी का चुनाव लड़ना है तो 20 करोड़, और विधायक लड़ना है तो 5 करोड़। लेकिन दोस्तों कर्नाटका जैसे राज्य में 50 करोड़, 100 करोड़ तक भी चुनावी खर्चा जाता है। अगर आप वहाँ के एक एक कैंडिडेट का एफिडेविट देखेंगे तो वो 900 करोड़, 800 करोड़ रुपए भरते हैं अपना चुनावी हलफनामे में कि इतने संपत्ति का मैं मालिक हूँ। तो ये बहुत महंगा चुनाव होता है, तो वहाँ से वो फाइनेंस स्ट्रांग हो जाता है किसी भी पार्टी का। तो कर्नाटक और इतने बड़े बड़े राज्य जाने के बाद अभी महाराष्ट्र किसी भी तरीके से बीजेपी ने बचाया हुआ है। वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते तभी महाराष्ट्र भी चला गया होता। तो बड़े राज्यों में, पैसे वाले राज्यों में भी बीजेपी के पास महाराष्ट्र और गुजरात बचा हुआ है, कर्नाटक चला गया। अब बीजेपी के लिए चारों ओर से चैलेंजेस आ रहे हैं।
बीजेपी के लिए विद इन द बीजेपी मोदी के को भी क्वेश्चन किया जा रहा है, मोदी की लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट में सिर फटबल शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी भी नाराज़ चल रही है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ चल रहे हैं, और अनेक अनेक जगहों पे बीजेपी का आपसी द्वंद्व वो सामने आ रहा है। मतलब अगर आप वापस फ्लैशबैक में जाइए तो जो 2010-11 में यानी 2014 के चुनाव से पहले जो कांग्रेस के साथ जो सारी चीज़ें हो रही थी, वही चीज़ें अभी बीजेपी के साथ शुरू हो गई है। और राजनीति में ये लाजमी है, और यही लोकतंत्र की एक तरीके से महानता बोलिए कि आदमी अपने ही लोग अपने स्वार्थ के कारण अपने पार्टी को डुबो देता है। तो वही अभी बीजेपी के साथ होने जा रहा है। तो भाजपा अभी 2024 में जितनी मजबूत आज से 6 महीना पहले दिख रही थी, उतनी ही कमज़ोर अभी दिख रही है। अभी हालांकि पूरे के पूरे लगभग 1 साल है चुनाव को, अभी 8-10 महीने हैं। अभी ये देखना रहेगा कि अभी अलग अलग पार्टियां, अलग अलग क्षेत्रीय दल जो हैं, उसका बहुत अहम रोल होने वाला है। और जो फॉर्मेडेबल अलायंस की बात हो रही है, एक यूनाइटेड विपक्ष उसके बनने की बात हो रही है, उसको भी देखना होगा कि वो कितना हद तक कामयाब होता है। अगर विपक्ष अपने सारे मोहरे सही से चले तो हो सकता है कि इस बार मोदी का किला ढह जाए, और जो ट्रेंड चलते आ रहा है कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री पूरा नहीं कर पाया, वो अभी बरकरार रहे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद, क्योंकि उस समय में तो कोई बड़ा लोग वो था ही नहीं, वो एक तरफा जीतते थे। तो हालांकि देखते हैं अभी क्या होता है। आप सबके विचार ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं ये लाइव तो लाइक करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये इतना बड़ा सेटअप अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी इधर उधर मूव करते रहते हैं, नए नए जगहों पे जाते रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि होटल में आऊँ तो जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँ, जो भी ग्राउंड पे चल रहा है, जो चीज़ें राजनीतिक रूप से चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।